Hello students, today we are again here. Yesterday I had uploaded a video of the chapter Microbes in Human Welfare. This is part 2 of that video and we are going to discuss it. So in today's topic we shall study the topic chemical enzymes and bioactive molecules. What is the role of microbes that we had studied in microbes in household activities and microbes in इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज. अभी हम लोगों ने कल जो पढ़ाई किया वो उसकी हाउस होल्ड में क्या एप्लीकेशंस है उसके बारे में पढ़ाई की थी. दूसरा हम लोगों ने इंडस्ट्रियल यूज क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसकी पढ़ाई की. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या यूज होता है, तो वी हैड अंडरस्टूड कि बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द रोल ऑफ बियर, विस्की, ब्रांडी और रम. तो इसमें 3 चीज़ें हमने इम्पोर्टेंट पढ़ाया था जो आपको याद रखना है. वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ये 5 हैं. 5 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है. 5 को वाइन, बियर, विस्की और ब्रांडी और रम को 5 बार दो पार्ट में आप डिवाइड कर लोगे. सपोज करिए कि आप डाल दिए जैसे हम लोग जानते हैं बार्ली अगर एक ग्रेन है तो इस ग्रेन से जो बनता है इसके फर्मेंटेशन से क्या बनता है, बार्ली के फर्मेंटेशन से या फ्रूट जूस, सीरियल्स एंड फ्रूट जूस दोनों से बनता है. तो बार्ली से जो बन रहा है और ग्रेप्स से. ग्रेप्स से क्या बनेगा, तो ग्रेप्स से हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रेप्स से जो है सो बार्ली से अगर बियर जब बनता है, बार्ली के फर्मेंटेशन से क्या बनता है, बियर बनता है. ठीक है. और ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से वाइन बनता है. तो इम्पोर्टेंट बात याद रखना क्या है, तुम लोगों को याद रखनी ये इस बात की है कि फर्मेंटेशन ग्रेप्स से वाइन बनता है. इन दिस प्रोसेस डजंट नीड डिस्टिलेशन प्रोसेस. ये प्रोसेस में डिस्टिलेशन नहीं हुआ. तो यानी बियर और वाइन का जो फॉर्मेशन होता है ये विदाउट डिस्टिलेशन होता है. तो अनडिस्टिल्ड फॉर्मेशन में हम इसको रखेंगे. अनडिस्टिल्ड फॉर्मेशन, अनडिस्टिल्ड बिना डिस्टिलेशन के जब फॉर्मेशन जो होता है उसमें 2 चीजें रखेंगे, बियर और वाइन. जबकि हम लोग बियर और वाइन को अगर हम कहें तो बियर जो है आपका, फिर इसका जो डिस्टिलेशन करेंगे, इसके डिस्टिलेशन से क्या बन जाएगा, विस्की बन जाएगा. और इसके डिस्टिलेशन से क्या बन जाएगा, ब्रांडी बन जाएगा. तो जो 5 बिवरेजेज को हम लोगों ने पढ़ा, बियर और वाइन और विस्की, ब्रांडी एंड रम, ये तीनों को हम लोग कहेंगे कि डिस्टिल्ड फॉर्मेशन है. तो अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपका ऑप्शन दे देगा विच ऑफ दीज हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन, तो अब ये तीनों दे दिया और साथ में एक बियर भी लिख दिया. तो अगर आप जान रहे हैं बाय अनडिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन, तो आपको बियर में टिक लगा देना होगा. तो क्वेश्चन अगर हमारा देखें तो क्वेश्चन बन सकता है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following beverages
has been prepared without distillation, विदाउट डिस्टिलेशन। तो आपको क्या लिखना होगा? पहला ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। अब यहाँ पे सपोज करो बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, रम है। अब हम जान रहे हैं कि तीन जो है डिस्टिलेशन से प्रोडक्ट होता है, डिस्टिलेशन के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। तो एक बियर ही है जो अनडिस्टिलेशन के थ्रू फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? डिस्टिलेशन। तो हम लोग बियर पे टिक लगाएंगे कि बियर इज द राइट आंसर। अनडिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन हो रहा है तो बियर है। तो इस तरह से जो कल हम लोगों ने पढ़ाई की उसकी एक छोटी सी रिवीजन हमने किया है। फिर हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा कि एंटीबायोटिक्स क्या थे। तो एंटीबायोटिक्स एक पेनिसिलियम नोटेटम से तैयार किया हुआ एक स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया होता है, जो एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ पे अगर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, कैसे इसकी खोज किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी जो खोज की थी तो उन्होंने देखा कि हर जगह यहाँ पे बैक्टीरिया का कल्चर ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया वाज ग्रोइंग। बट उसी जगह पे क्या हुआ कि एक मोल्ड जो डेवलप कर गया, एक मोल्ड जो डेवलप किया, वो मोल्ड के कारण उस बैक्टीरिया की, सपोज दिस इज द मोल्ड, ये मोल्ड है, MOULD, और ये बैक्टीरिया था। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये मोल्ड ने कट कर दिया। क्या कर दिया? अब यहाँ पे इसकी ग्रोथ क्या हो गई? मोल्ड के कारण कट हो गई। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये रोक दिया। तो दिस इज कॉल्ड द एंटीबायोटिक। ये एक केमिकल्स है जो पेनिसिलिन फॉर्म किया और उसने बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दिया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि ये जो ग्रोथ हुआ है पेनिसिलियम नोटेटम के थ्रू, इसकी कंप्लीट एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाएगा। और इसके लिए इन लोगों को तीन साइंटिस्ट को, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, तीनों को क्या किया, नोबेल प्राइज दिया गया था इनके कंट्रीब्यूशंस के लिए। साइंस के कंट्रीब्यूशंस इंपॉर्टेंट होती है। तो साइंस में जो कंट्रीब्यूशंस उन्होंने दिया, तो वी हैड अंडरस्टूड दिस थिंग्स। और एंटीबायोटिक्स का हम लोग बहुत डेडली डिजीज, प्लेग, हुपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थेरिया और लेप्रोसी सब में यूज किया जाता है। इन सब में एंटीबायोटिक्स की यूज की जाती है और ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से ही बनते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इसका यूटिलाइजेशन है। बट टुडेज टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी, that is the chemicals, enzymes and other bioactive molecules. What are microbes? Microbes अगर हम इंडस्ट्रियल यूज में किए हैं तो they are also used for commercial and industrial production. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या आएगा? तो कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करना है, ऑर्गेनिक एसिड्स को बनाना है, अल्कोहल्स बनाना है, इंजाइम्स बनाने हैं। तो कौन कौन से प्रोड्यूसर्स हम यूज करेंगे, कौन कौन से फंगस को यूज करेंगे इस एंजाइम्स को प्रिपेयर करने में। जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसे होते हैं जो फंगस से प्रिपेयर होते हैं, जो बैक्टीरिया से प्रिपेयर होते हैं। तो इनका क्या केमिकल मॉलिक्यूल्स में क्या इनका रोल है, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है, एस्परजिलस नाइगर ऑफ साइट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी, ए बैक्टीरियम ऑफ एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। इन सब का एक टेबुलर इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और उसको आप याद कर जाएंगे। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरियम है जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम ए बैक्टीरियम ऑफ ब्यूटिरिक एसिड। एसिटोबैक्टर बैक्टीरियम ऑफ एसिटिक एसिड। तो हर एक जो फंगस और जो बैक्टीरिया, दीज आर यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द फार्मा इंडस्ट्रीज। कुछ मेडिसिन में यूज कर रहे हैं हम लोग उसको। तो ईस्ट आप हमेशा पढ़ रहे हो, ईस्ट जिसको हम लोग ईस्ट को यूज कर रहे थे फर्मेंटेशन के लिए, सैकरोमाइसिस सेरेविसी, जो इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में फर्मेंटेशन के थ्रू इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, इथाइल अल्कोहल का, इसलिए उसको ईस्ट का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। लाइपेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ओनली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। अब देखिए कौन कौन से एंजाइम्स हैं, उस एंजाइम्स का यूटिलाइजेशन कहाँ है।
अब लाइपेज, लाइपेज जो है स्टेन रिमूविंग में काम आता है, किसी चीज में दाग धब्बा जो लगा रहता है तो इसके लिए इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो लॉन्ड्री के फैक्ट्री में है, जहाँ पे धुलाई होती है वहां पे इसकी यूटिलाइजेशन है। और अगर हम देखें कि बॉटल में जो फ्रूट जूस पीते हो तुम लोग, बॉटल टिन्ड जूस, टीन के बॉटल में जो जूस आते हैं, दे आर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, और वो एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं और एकदम क्लीन होते हैं, यू कांट सी द फाइबर्स इन दैट जूस। तो कहते हैं कि फाइबर्स जूस हमें पीना है, बट नॉट ऑफ द टिन्ड बोतल, कि हमें बॉटल जूस नहीं लेना है, हमें फ्रूट्स की जूस लेनी है। क्यों? बिकॉज फ्रूट जूस में हम फाइबर्स को रिटेन करते हैं, बट ये लाइपेज अगर हम बॉटल जूस पी रहे हैं तो उसमें लाइपेज, उसमें जो है आपके फाइबर्स नहीं रहेंगे, तो इसलिए ये जो यूज नहीं हो पाएगा। तो आपको जो अगर मार्केट से हम लोग लेते हैं तो दे आर मोर ट्रांसपेरेंट, दे आर मोर क्लीन, एंड दिस इज बिकॉज बॉटल जूस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेज। कैसे क्लैरिफाई किया गया? पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज से। अब देखिए लाइपेज का यूज अगर है तो उसी तरह से पैक्टिनेज का यूज है, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, इनका क्या यूज हो गया? इनका यूज हो गया बॉटल जूस में। स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है जो एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, एंड इट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज कॉल्ड एज ए क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। जिससे जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं जिसमें कि ब्लड क्लॉटिंग की चांसेस होती है, तो उनको जो मेडिसिन दिए जाते हैं तो उसको मेडिसिन को तैयार करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, और दे आर यूज्ड इन फार्मा इंडस्ट्रीज आल्सो। दे आर कॉल्ड द क्लॉट बस्टर, they are called clot buster because they are helpful in removing the blood clots, and that has been prepared by bacteria known as streptococcus bacteria। सो स्ट्रेप्टोकोकस, ये स्ट्रेप्टोकोकस को प्रिपेयर किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। सो दिस इज द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन, और दूसरा अगर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हम लोग देखें तो साइक्लोस्पोरिन है। तो अभी हम लोगों ने एक पढ़ा, लाइपेज को पढ़ा, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज पढ़ लिया, स्ट्रेप्टोकाइनेज पढ़ लिया, और नंबर 4 पे हमारा साइक्लोस्पोरिन है, जिसको हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में यूज करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। मीन्स कि जब हमारा किसी भी पेशेंट में ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे किडनी की ट्रांसप्लांटेशन होती है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन होती है, तो बॉडी का जो नेचर है क्या है ना कि नए ऑर्गन्स को वो जस्ट एडजस्ट नहीं कर पाता है। ऑर्गन रिजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ऑर्गन रिजेक्शन ना हो, इसको कंट्रोल करने के लिए दूसरा एक दवा दिया जाता है जिसको हम लोग साइक्लोस्पोरिन ए कहते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद ये एडमिनिस्टर किया जाता है पेशेंट में, और इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। और ये साइक्लोस्पोरिन ए, how fungus is useful, how the microorganisms are very useful for the humankind, you can see ये फंगस इतना important है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है, इसी से ये मेडिसिन बनाया गया है साइक्लोस्पोरिन ए, और जिसको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, जिस पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की केसेज होती है उसको प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन these enzymes and these medicines are administered to the patient. So statins produced by the yeast। अब चौथा एक के बाद पांचवा है statins produced by the yeast Monoscus purpureus। Monoscus purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agents। जिनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो उनको ये डिजीज ये दिया जाता है, मोनिस्कस परप्यूरियस के द्वारा तैयार किया हुआ मेडिसिन है स्टैटिन्स। तो आप इसका टेबुलर इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगी, इसमें आप उस टेबुलर इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप उसकी पढ़ाई करिएगा, इसको याद कर जाना है, मेमोराइज कर जाना है। दीज क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर will be asked from you in the question examination,
and it will lead to on memorization. It will be based on memorization. Understanding ठीक है, but memorization भी इसमें जरूरी है. Now we are going to read another topic, microbes in sewage treatment. Sewage जो गंदगी होती है उसकी कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि अगर हर देखा जाए तो हर जगह से सीवेज निकलते हैं, जो सीवेज को कभी कभी रिवर्स में डाल दिया जाता है, तो रिवर की वाटर भी गंदी हो जाती है. तो इट विल बी बेटर दैट कि उसकी ट्रीटमेंट की जाए, उसके लिए एक प्लांट बैठाया जाएगा. लेकिन वहां पे भी किसकी यूटिलाइजेशन करेंगे हम लोग, माइक्रोब्स का. तो माइक्रोब्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. इन दिस चैप्टर वी आर रीडिंग ओनली द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स. लाइक लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे. यू कैन अंडरस्टैंड कितने सिटीज और टाउन्स में कितने वेस्ट वाटर जनरेट होते हैं. और ये वेस्ट इसमें ह्यूमन एक्सक्रेटा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है. that plays an important role and in the waste water. और ये म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को सीवेज कहा जाता है. इसी म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को सीवेज कहा जाता है. इसी म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को सीवेज क्या है, एक म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर अगर हम कहें तो वही एक वेस्ट वाटर है, और जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं. एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली. इसको डेली डिस्पोज किया जाता है. इट कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. इसको रिवर में नहीं डाला जा सकता है, बिकॉज दे आर having so many microbes and so many pathogens, so many organic matters. So it has to be completely treated properly so that it can not make any harmful effect. So before disposal क्या करना है, सीवेज को ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. ये इस बार के आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर जो 24 की बोर्ड के द्वारा के लिए सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, उसमें ये दिया गया है कि सीवेज पे क्वेश्चन आया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे एसटीपी. To make it less polluting, treatment of wastewater is done. Treatment of wastewater is done by the heterotrophic microbes naturally present in the sewage. सीवेज में जो प्रेजेंट होते हैं तो उसको हटाने के लिए हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स का यूज किया गया है. तो किसका कैसे यूज किया जाता है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले सीवेज को फिल्टर किया जाता है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है. सीवेज की जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होगी उसमें ये इस तरह से फिल्टर किया जा रहा है. 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल पर फिल्टर हो रहा है. फिल्टर होने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है. तो कुछ क्या होते हैं ना, डिस्टिलेशन सेडिमेंटेशन शुरू हो जाता है. सेडिमेंटेशन में जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और यहाँ पे जो लिक्विड बच जाता है ये सेडिमेंट्स हैं. These are sediments which has been settled. और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो वाटर बच जाता है, ये जो वाटर है, ये वाटर यहाँ से निकल के फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ चला जाता है. तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट का एरिया है जहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट, सीवेज को सबसे पहले सीवेज डाला गया यहाँ पे और उसको फिल्टर किया गया. फिल्टर लेवल 1, फिल्टर लेवल 2, filter level 3. Now you can see in the book these treatment steps basically involve physical removal of particles large and small from the sewage through filtration and sedimentation. तो यहाँ पर दो पार्ट्स में इसको हम लोग डिवाइड किए हुए हैं, filtration and sedimentation. Here you can see in diagram. अगर हम थोड़ा डायग्राम से आपको बता दें तो जैसे कि ये सीवेज है, सपोज करिए म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, और ये म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू इसको डिफरेंट लेयर्स में सेडिमेंट फिल्ट्रेशन किया है. फिल्ट्रेशन करने के बाद सपोज कीजिए ये फिल्ट्रेशन लेवल 1, 2, 3 को रखा है, और इसी पे यहाँ पे अगर मैं देख लूँ कि इसको छोड़ दिया फिर वाटर को सीवेज, तो इसके जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस थे वो सेटल डाउन हो गए. तो दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. तो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, दिस इज द स्टेप ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट. Primary treatment also consists of 2 steps. What are these? First is filtration. And second is sedimentation. Now when it is going to another steps for secondary treatment,
दैट विल बी डन हियर। सपोज कि इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ले आए हैं तो इट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, यू कैन सी इन द बुक दैट प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या है। Large and small from the sewage through filtration, and these are removed in stages. Initially floating debris is removed by sequential filtration, 1 2 3 लेवल जो हमने किया उसी को sequential filtration कह रहे हैं। और उसके बाद जो ग्रीट होते हैं उसमें सॉइल हैं या स्मॉल पेबल्स हैं, उस वो सेडिमेंट कर गए। तो ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लूज, जो सेटल कर गए इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज उसी को प्राइमरी स्लूज कहते हैं। एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट, इफ्लुएंट कहते हैं जो वाटर, अभी हमने बोला ना कि ऊपर से जो ये वाटर है, ये वाटर इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए चला जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफ्लुएंट कहते हैं। इफ्लुएंट मीन्स वाटर, मीन्स जो सेटल कर चुका है, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस सेटल डाउन, एंड जो वाटर रिमेनिंग वाटर है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के थ्रू उसकी क्लीनिंग होगी। तो अब कैसे होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उसकी जो the soil and small pebbles are removed by sedimentation, all solids and the supernatant forms that effluent, the effluent form the primary settling tank is taken for the secondary। अब ये secondary treatment में जा रहा है। Now what happens in secondary treatment और biological treatment, यहाँ पे हम कुछ microbes का यूज करेंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि microbe is also a living component, so it is called biological treatment also। तो primary effluent को सबसे पहले large aeration tank में डाला गया। किसमें डाला गया, एडेशन टैंक, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एगिटेटेड, मीन्स मिक्स किया जाता है मैकेनिकली, एंड एयर इज पंप्ड इनटू इट, और उसमें एयर डाला गया। दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स, masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh-like structures. While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent, which reduces the biological biochemical oxygen demand। ये क्वेश्चंस में आपके abbreviated form भी पूछे जाते हैं, biochemical oxygen demand of the effluent। BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। This is the definition that you have to remember। बायोलॉजी के लिए बहुत सारे नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और वो नोट्स आप बस अपनी खुद से तैयार अगर कर लेते हैं बुक के थ्रू तो इस नोट्स को याद रखेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 liter ऑफ वाटर वेयर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। तो अब इस तरह से सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट हो चुका है जब तक कि बीओडी को रिड्यूस किया गया। और बीओडी टेस्ट को जब हम नापते हैं तो इससे पता चलता है कि अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया, इस सैंपल ऑफ वाटर से कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। दस इनडायरेक्टली बीओडी इज ए मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर, मोर इज इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना बीओडी ज्यादा होगा वेस्ट वाटर का, उतना इसकी जो पॉल्यूटिंग पोटेंशियल है वो ज्यादा होगी, यानी कि पॉल्यूटेंट के रूप में ज्यादा एक्ट करेगा। फिर हम बीओडी के बारे में पढ़ लेते हैं। बीओडी के बाद में हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट ही हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये सीवेज ट्रीटमेंट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। ये इट हैज बीन आस्क्ड इन द सैंपल पेपर ऑल्सो, आई हैव सीन द सैंपल पेपर। कल हमने सैंपल पेपर खोला हुआ था, सैंपल पेपर हमारे वीडियो में था, लास्ट के वीडियो में, जिसमें हमने सैंपल पेपर को डिस्कस, सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तो उसमें सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में ही पूछा गया है। तो यू विल लर्न, यू विल रीड दिस चैप्टर ऑल्सो, डोंट स्किप दिस चैप्टर। इस चैप्टर को स्किप नहीं करेंगे। इसके टेक्स्ट को देखकर बच्चों को लगता है बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा इसको रीड करना है, इसमें बहुत ज़्यादा रीडिंग कुछ नहीं है। सारे जो टॉपिक्स हैं या सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम टेबुलर इन्फॉर्मेशन में प्रिपेयर करेंगे, और उस टेबुलर इन्फॉर्मेशन में प्रिपेयर करके मैं इसमें नोट्स आपको डाल दूंगी। वो नोट्स आप अगर डाउनलोड कर लेंगे देन इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, यू कैन, इट विल बी वेरी इजी टू रिवाइज इट। Okay, so once the BOD of sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. This sediment is called activated sludge.
इसी को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज पंप्ड बैक इनटू एडेशन टैंक टू सर्व एज द इनोक्यूलम। इनोक्यूलम कल भी हमने पढ़ा था। इनोक्यूलम एक स्टार्टर के टाइप से होता है जो अदर इसको प्रोड्यूस करने में उसके हेल्प करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अगर हम लोग यूज कर रहे थे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कर्ड में जो डालते हैं, मिल्क को कर्ड में जब चेंज करना होता है तो हम लोग मिल्क से कर्ड बनाने के लिए जो उसमें जामन डालते हैं उसी को हम लोग इनोकुलम कहते हैं। इनोकुलम दैट एक्ट्स एज द स्टार्टर। yesterday also I had discussed in this in my video during formation of curd from the milk. The remaining major part of the sludge is pumped into large tanks called anaerobic sludge digesters. Here other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. So एक्चुअली ऐसा है कि जब भी कोई टॉपिक तुम पढ़ोगे या कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो फर्स्ट डे थोड़ा होता है ना कि वो काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, बट व्हेन यू स्टडी इट अगेन एंड अगेन देन यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो किसी भी चीज को सीखने की तभी आप सीख सकते हो जब उस पर आप बार बार फोकस करोगे। एक बार हम पढ़े और समझेंगे कि हम पूरा कंप्लीट कर जाए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो ये होना इम्पॉसिबल है। और अगर आप शॉर्टकट में इसके केवल नोट्स याद कर लेते हैं तो भी आपको याद में नहीं रह पाता है। इसलिए हमेशा हम लोग बुक को फोकस करते हैं। बुक की लाइंस को इजी करके, बुक की लाइंस को समझ के अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे ब्रेन में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और हम उसको टॉपिक को फिर नोट्स तैयार करके याद करते हैं। सो ड्यूरिंग द डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, जिसको हम लोग बायोगैस कहते हैं, जो बायोगैस बनाने में काम आता है। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2 and they are inflammable also. The effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies. अब जो effluent निकला सेकेंडरी वाटर प्लांट ट्रीटमेंट के बाद उसको हम लोग रिवर्स और स्ट्रीम्स में डाल दिया जाता है। तो इसको नेक्स्ट डायग्राम में हम क्लियर देख सकते हैं। इस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट है, सीवेज प्लांट बनाया गया है कि सीवेज प्लांट में किस तरह से सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करना है, सेडिमेंटेशन करना है, फिर एरियल उसका दिखाया गया है। एरियल व्यू है ये सीवेज प्लांट का। और इस तरह से आप आज तो लग रहा है हमें कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फैन हो सकते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो मच यूजफुल फॉर आवर लाइफ, फॉर सो मच यूजफुल फॉर द life of human beings and other animals on this planet earth, because they are also called the cleaning agent। हम ये क्लीनिंग एजेंट भी है क्योंकि हमारे बहुत सी चीजों को क्लींस करता है। और सच में देखो लॉन्ड्री प्रोजेक्ट, लॉन्ड्री में भी माइक्रोब्स का यूज हो रहा है, मेडिसिन बनाने में माइक्रोब्स का यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, बेवरेजेस प्रिपेयर करने में यूज हो रहे हैं। तो वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूटिलाइज्ड फॉर ए गुड पर्पस, microorganisms are also utilized for the good purpose also for our life. So in this chapter we are only understanding, we are focusing upon the useful activities of microorganisms। तो ये क्या क्या ह्यूमन बींग्स के लिए, वेल बीइंग के लिए क्या से यूजफुल होता है। तो ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे, जितने वेस्ट वाटर हैं उसके लिए तो सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। has been practiced for more than a century now and it has been able to rival the microbial treatment। कहीं कहीं पे हमको स्किप करना है, बहुत ज़्यादा जो बहुत काम की बातें नहीं है तो उसको हम छोड़ सकते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अब इतना शहरीकरण होना, अर्बनाइजेशन कहते हैं शहरीकरण, एंड सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटीज। सीवेज जो है बहुत ज्यादा पैदा हो, सीवेज ज्यादा से ज्यादा बनता जा रहा है। अब जितना पॉपुलेशन होगा उतना सीवेज की प्रोडक्शंस होगी, वेस्ट वाटर की प्रोडक्शंस होगी, जितना आप यूटिलाइज करेंगे। हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैज नॉट इंक्रीज्ड, लेकिन उस रेशियो में, जिस रेशियो में पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है उस रेशियो में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पॉपुलेशन के कारण वेस्ट वाटर, वी कैन से वेस्ट वाटर, वी कैन से सीवेज ऑल्सो, वेस्ट वाटर सीवेज को ही कहते हैं। सीवेज की प्रोडक्शंस बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है, लेकिन अगर हम कहें कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसकी संख्या बहुत कम है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दैट इज वेरी लेस। तो ये जो कंपैरिजन अगर मैं करूं, सीवेज, दिस इज सीवेज,
Sewage means wastewater. And this is sewage treatment plant, STP. The number of sewage treatment plant has not been increasing, but the sewage has always been increasing due to increasing population and due to increasing urbanization. So it is very important कि किस तरह से आप इसको ट्रीट करते हैं. अनट्रीटेड सीवेज को क्या किया जाता है? अनट्रीटेड, समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज आर ऑल्सो देयर, जिससे डायरेक्टली रिवर्स में डाल दिया जाता है, जिससे कि रिवर पॉल्यूट हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन काउज करता है और वाटर बॉर्न डिजीज पैदा हो जाता है. उस वाटर को पीने से वाटर बॉर्न डिजीज होता है. तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान दोनों क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा बोर्ड में ये पूछे जाते हैं. गंगा एक्शन प्लान एंड एम टू सेव दिस मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन. इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. इसका प्लान है कि बहुत ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना है, जिससे कि ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर्स. ए विजिट टू ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड इन एनी प्लेस नियर यू वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस. अगर आपके आसपास कहीं भी इस तरह का एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो आप उसको जाकर विजिट कर सकते हैं, आप उसके एजुकेशनल बेनिफिट्स को देख सकते हैं. नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस. व्हाट इज बायोगैस? बायोगैस अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और जो गैस है उसके जो मिक्सचर होते हैं. बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज. बायोगैस क्या है? तो एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है जिसमें प्रीडोमिनेंटली क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है. Produced by the microbial activity and it is used as a fuel. You have learnt microbes produce different types of gaseous end products during growth and metabolism. The type of the gas produced depends upon the microbes. तो कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो माइक्रोब ऑर्गेनिज्म के यूटिलाइजेशन पर यूज करेगा, डिपेंड करता है. फॉर्मेशन ऑफ डॉ जो बनाते हैं, चीज मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बिवरेजेज. द मेन गैस प्रोड्यूस्ड वाज कार्बन डाइऑक्साइड. हम लोगों ने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है. तो लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन ग्रो कर रहे हैं ऑन सेलुलोजिक मटेरियल, जो बहुत ज़्यादा मीथेन का प्रोड्यूस करते हैं. मीथेन को मिथेनोजेंस, ये हम लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में. अगर हमको याद होगा आपको, आर्की बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया की एक कैटेगरी थी, क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया में पढ़ा था कि र्यूमिनेंट में जो र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके गट में ये प्रोड्यूस होता है मिथेनोजेंस, जिसके कारण हम लोग कहते हैं डंग इज यूटिलाइज्ड एज ए फ्यूल. डंग जो है, गोबर जो होते हैं, उसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है. तो उसी बैक्टीरिया को हम लोग कलेक्टिवली मिथेनोजेंस कहते हैं. और मिथेनोबैक्टीरियम is very important. This is also very important, and they are commonly found in anaerobic sludge during the sewage treatment. They are present in the rumen. rumen बताया ना अभी. rumen क्या है? A part of stomach, intestine है कैटल का, जो ruminant animals में ruminant animals के गट में पाया जाता है. ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं. दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल. सो यू अंडरस्टैंड कि हाउ ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड. द एक्सक्रेटा ऑफ कैटल, जो गोबर है, जो गाय या जो भी कैटल होते हैं, जिनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी हम लोग एक्सक्रेटा को यूज करते हैं एज ए फ्यूल और एज ए बायोगैस. They are used for the production of biogas. They are used for the production of gobar gas. So that is also very useful. Biogas plant में क्या होता है? तो वहाँ पे कंक्रीट टैंक होते हैं जो 10-15 फीट की डीप होते हैं, जिसमें बायो वेस्ट का कलेक्ट किया जाता है और उसमें स्लरी ऑफ डंग डाला जाता है. फ्लोटिंग कवर, अब यहाँ देख सकते हो किस तरह से टिपिकल बायोगैस प्लांट है. ये डंग वाटर है जिसमें कि मीथेन और CO2 गैस होल्डर, और इससे गैस निकलता जा रहा है. यहाँ देख रहे हो, दिस इज द स्लज. तो डंग वाटर डाल रहे हैं, यहाँ पर डाइजेस्टेड है और ये स्लज है.
3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है टिपिकल बायोगैस प्लांट को, जिससे एक डंग वाटर डाला जा रहा है, और सेकंड इज द डाइजेस्टर एंड थर्ड इज द स्लज। तो इस टॉपिक को यहाँ पे हम देख लेंगे, इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से विच कीप्स ऑन राइजिंग द एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक। गैस जो है इसमें टैंक में प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, cattle dung is available in large quantities in rural areas where cattle are used for a variety। आजकल बहुत सारे बच्चे स्टार्टर पे ध्यान देते हैं, तो इस तरह के बायोगैस प्लांट्स को विलेज में भी सेटअप किया जा सकता है, जहाँ पे कि डंग वाटर या डंग जो है सो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं, तो रूरल एरियाज में ये मिल सकता है। दिस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर, और इस तरह के जो बायोगैस होते हैं ये कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। यू कैन सी इन द डेमो बुक, एंड दिस इज द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC का भी ये योगदान होता है। जिस if your school is situated in a village or near a village, it would be very interesting to inquire about biogas plant। तो बायोगैस प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर आपके आसपास है तो आप उसको विजिट करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब लास्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब ये एजेंट्स के रूप में कैसे करता है, किस तरह से इसको पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल करता है। पेस्ट भी कीड़ा को कहते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं उसको जो डैमेज करते हैं प्लांट्स को, तो वैसे उसको कंट्रोल करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही चाहिए। तो डिजीज एंड पेस्ट में कंट्रोल करने के लिए जो यूज है, सबसे पहले तो है कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू kill the insects and pests। they are very toxic, they are very toxic। टॉक्सिक मीन्स बहुत विषैले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। दे आर वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स। इट शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड इन मच मोर अमाउंट बाय द फार्मर्स, बिकॉज it will harm to the human beings। it will and have been polluting our environment, और pollute भी कर रहा है soil ground water को, fruits vegetables, तो हमारा soil भी pollution हो रहा है। तो इसके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में क्या है ना कि इसको कंट्रोल करने के लिए रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रादर देन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल्स। केमिकल से ज़्यादा हम कुछ प्रिडेशंस क्रिएट कर दें, नेचुरल प्रिडेशंस बना दें, जिससे कि क्लियर हो जाए बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ को इफेक्ट ना करे। द मोर वेराइटी ऑफ ए लैंडस्केप हैज मोर सस्टेनेबिलिटीज एंड इट वर्क्स टू क्रिएट ए सिस्टम where the insects that are sometimes called pest, insects को ही sometimes pest भी हम कहते हैं, उसको eradicate नहीं किया जा सकता है, अभी तक हटाया नहीं जा सकता है, बहुत सारे उस पर केमिकल्स डाला गया है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम क्या बनाते हैं, कॉन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेज विच ऑफन यूज केमिकल मेथड्स टू किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स indiscriminately। This is a holistic approach that seeks to develop an understanding with the wave। तो ये सब बहुत ज़्यादा आपको नहीं है, फौना फ्लोरा ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो इसको आपको हमेशा जानना चाहिए। फ्लोरा प्लांट्स को कहते हैं और फौना एनिमल्स को कहते हैं। मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें बताते रहती हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो बुक पढ़ने में। बुक्स को आप हमेशा एकदम अपना फ्रेंड बना लीजिए। It will be very easy for you to understand the topics of the NEET also, to understand the topic of standard 12 biology also, if you understand the book very well। So this is all the things। Sometimes I see that is not usable for you, that is not utilized, तो हम लोग उसको skip करते हैं। The use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides। तो इसका फैमिलियर अप्रोच क्या है, लाइफ फॉर्म्स दैट इनहिबिट, जो फार्मर्स यूज करते हैं, जो फील्ड के में जो शिकार हो रहा है, जो पेस्ट डेवलप कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, तो दे हेल्प अनदर मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल। अब इस पैसेज का बहुत ज़्यादा यूज नहीं था, लेकिन दिस पैसेज इज़ वेरी यूजफुल। इस पैसेज में हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं। जैसे कि जो बीटल होते हैं, बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, ऐसा जो बीटल होते हैं, जो बीटल इस तरह से आप अगर कहें कि उसकी आईज बनी होती है,
रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, उसमें रेड और ब्लैक मार्किंग्स भी होते हैं। द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्क्यूटोज। इससे क्या होता है, भागेगा, क्या चीज भाग सकता है, एफिड्स और मॉस्क्यूटोज। दे हेल्प टू गेट रीड ऑफ मॉस्क्यूटोज। गेट रीड ऑफ एक फ्रेज है, इसको मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना। एफिड और मॉस्क्यूटोज से छुटकारा मिल जाता है। किससे, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई जब डाल देंगे अगर फील्ड में, तो वहां से मॉस्क्यूटो भाग जाएगा। और अगर हम लेडी बर्ड डाल दिए हैं तो वहां से क्या होगा, एफिड्स भाग जाएंगे। इट विल रिमूव एंड इट विल रिमूव मॉस्क्यूटोज। In another sense, you can see microbial biocontrol agents that can be introduced to control butterfly caterpillar। अगर बटरफ्लाई के कैटरपिलर ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis डाल देते हैं, जिसको हम लोग बीटी भी लिखते हैं, बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis which are available in sachet। जो पैकेट्स में, सैसेट मीन्स छोटा छोटा जो पाउच आता है उसी को सैसेट कहते हैं, उसमें वो स्पोर्स के रूप में उसको पैक किया गया है। उसको वाटर के साथ मिक्स करके स्प्रे कर देना है। तो जिसमें जो सरसों के खेत होते हैं, ब्रासिकाज एंड जो फल के जो पेड़ होते हैं उसमें उसको लगाया जाता है। वेयर दीज आर रिटन बाय द इंसेक्ट लार्वी, जो लार्वी को खा जाते हैं, डैमेज कर देते हैं सरसों के खेत में या फल वाले पेड़ पे, तो वहां पे इसको बैसिलस thuringiensis के जो सैसेट आते हैं, जो पाउच आते हैं, इस पाउच में जो बैसिलस thuringiensis स्पोर्स के रूप में इसको स्टोर किया गया है। फिर इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और वाटर में डिसॉल्व करके उसको स्प्रे कर देना है। ठीक है, अंडरस्टैंड। यस, फिर इसको यहाँ पे वाटर दिखाएंगे। ये वाटर में, और इसमें जो है स्पोर्स, जो ब्लैक स्पोर्स हैं, वो ब्लैक स्पोर्स इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। फिर इसको स्प्रे कर दिया जाएगा फील्ड में। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स हैं और ये प्लांट्स पे डाल दिया गया। तो यहाँ पे जितने भी बटरफ्लाई के कैटरपिलर लार्वा होंगे वो डैमेज करने वाले, जो इंसेक्ट्स जो है जो प्लांट्स को डैमेज कर रहे थे, वो दे विल बी किल्ड। तो दिस इज यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, कि हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। विदाउट एनी केमिकल्स वी कैन यूज सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू रिमूव द थिंग्स, टू रिमूव द माइक्रोबियल इन्फेक्शंस लाइक मॉस्किटोज को भगाना है, एफिड्स को भगाना है, लार्वी कैटरपिलर को भगाना है। तो उसके लिए हम लोग एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कौन कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया हम लोगों ने, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई और बैसिलस thuringiensis। जो भी उसमें पेस्ट होगा उसको वो डैमेज करने वाले उसको किल कर दिया जाएगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट इज ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंगस। ट्राइकोडर्मा जो है एक फ्री लिविंग फंगस है which are found in the root ecosystem and they are also effective biocontrol agent of several। तो इस पैसेज को अगर आप पढ़ लेंगे ना, इस पैसेज से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे निकलेंगे कि कौन से ट्रीटमेंट यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, सारे एप्लीकेशंस हैं। ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में कैसे यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या हो रहा है आजकल, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा जो बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड में रहते हैं उनको तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पता है, बट जो बाहर के टाउन में रहते हैं उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग मालूम नहीं होता है।
तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है ना कि हम लोग ऐसे ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड देयर इज ए लार्ज प्रेशर टू स्विच ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो वहाँ पे हम लोग को क्या है ना, मैन्योर्स यूज करना है, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करना है। तो कौन सा यूज करना है, फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स? तो बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, अर्थवर्म या फिर अदर अदर ऑर्गेनिज्म, राइजोबियम को यूज करना है, जिससे कि हम लोग फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। और ये बायो फर्टिलाइजर्स बनते हैं किससे? किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के ग्रुप में रहते हैं? तो बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं, दलहन पौधे, जितने भी दलहन पौधे होते हैं, उसके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स। और इस नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया which absorbs the nitrogen and converts it into nitrogen compound। फिर वो कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, NO2 NO3 में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और फिर वो सॉइल के साथ इसको रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स ऑल्सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन like एजोस्पर्डम एंड एजोटोबैक्टर। माइकोराइजा क्या है? व्हाट इज माइकोराइजा? सिम्बायोटिक एसोसिएशंस हम लोग पढ़े हैं, अलगी और फंगी का symbiotic associations when two partners, when two organisms live together for the benefit of each other, that is called, that association is called symbiotic association। symbiotic association ऐसा association है जिसमें दो organisms एक साथ रहते हैं। जैसे अलगल पार्टनर को अगर हम कहें तो फाइकोबायोन्ट, और फंगल पार्टनर को माइकोबायोन्ट कहते हैं। तो symbiotic association with plants mycorrhiza, many members of the genus Glomus form mycorrhiza। ये ग्लोमस याद रखना है, माइकोराइजा याद रखना है। The fungal symbiont absorbs phosphorus from soil and passes it to the plants, and such association have other benefits also। They are resistance to root-borne pathogens, जो अदर पैथोजन से, टॉलरेंस टू सैलिनिटी, ड्रॉट, सूखा पड़ेगा तो भी वो हरा ही रहेगा, वो प्लांट्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एनाबिना एंड नॉस्टॉक एंड ओसिलेटोरिया, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब हम लोग ने पढ़ा है डाइवर्सिटी 11th क्लास में, परहैप्स है ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हम लोग पढ़ते थे कि एनाबिना, नॉस्टॉक जो है बैक्टीरियल जो पढ़ रहे थे, साइनोबैक्टीरिया, अर्की बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के डिफरेंट क्लासेज को जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसको पढ़े थे, नॉस्टॉक, एनाबिना और ओसिलेटोरिया का क्या यूज है। तो दीज आर ऑल्सो यूटिलाइज्ड फॉर द फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो सर्व एज ए बायो फर्टिलाइजर, इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर भी है। ब्लू ग्रीन अलगी एड organic matter to the soil and increase their fertility। So they are very useful in increasing the soil fertility and reducing the dependence on chemical fertilizers। हमें chemical fertilizers को कम से कम मात्रा में यूटिलाइज करना है। So we are now, the cultivation is shifting towards the biofertilizers। we have to use the manures, we have to use the biofertilizers, means कि कुछ हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को यूज करके भी हम लोग अच्छी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इसको पढ़िए हमेशा, ये सब नोट, ये सब को छोड़ना नहीं है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें होती है, सबकी समरी है जो आपने पढ़ लिया। बैक्टीरिया को, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या होता है, जो हेल्प करता है कर्ड को डेवलप करने में। और डॉ जो है, जो आटे होते हैं, जो पफी होते हैं, फर्मेंटेशन होता है, वो फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा होता है, जिसको सैकरोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं। इडली एंड डोसा, इडली डोसा जो बनाया जाता है वो भी फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है। यही सब बातें हम लोगों ने पढ़ लिया है। और एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन्स जो होते हैं वो माइक्रोब्स को किल करने में काम आते हैं, डिप्थेरिया, व्होपिंग कफ एंड निमोनिया। तो माइक्रोब्स का यूटिलाइजेशन आपने देखा, हर फील्ड में हमने पढ़ा कि माइक्रोब्स किस तरह से यूटिलाइज किए जाते हैं, पेस्ट कंट्रोल में और इंडस्ट्रियल आउटपुट्स में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में,
तो आज का जो चैप्टर है इसको हम लोगों ने इस तरह से पढ़ लिया है कि हमारे समझ में, आई थिंक यू आर वेरी able to understand the topics: microbes in household products, microbes in industrial products, microbes in sewage treatment, microbes in the production of biogas, microbes as biocontrol agent, microbes as biofertilizers. Today's discussion over. So thank you. Thanks dear students for watching my video. Thanks for watching. Okay, I leave it now and wait for my new video. If you have any comment, if you have any interaction, you may write in the comment. I always welcome your comments, and I always welcome that you must like the video. So always like, also like, share and subscribe also. If you like the comments, if you like, subscribe. If you like it, the content, you must subscribe it. Okay. Okay, thank you. Thank you very much.